हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं अपनी बुक के लास्ट चैप्टर पर। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे तो काफी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और बहुत सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है, ये भी समझ में आ गया होगा कि ये सारे चैप्टर्स कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और उसी श्रृंखला में ये चैप्टर भी हमारा कनेक्टेड है फोर्थ चैप्टर से खास तौर से, और फिफ्थ को भी थोड़ा बहुत हम लोग अभी आगे देखेंगे चैप्टर को, तो वहां से भी हमें कनेक्शंस दिखेंगे। नाम है इसका नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, प्रतिस्पर्धा रहित। अब आमतौर पर हम लोग जो प्रतिस्पर्धा है उसका जो अर्थ लेते हैं और प्रतिस्पर्धा रहित होने का जो अर्थ लेते हैं वो इकोनॉमिक्स में एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। जैसे हम लोग श्रम की जो डेफिनेशन लिया करते हैं वर्क की, है ना, कक्षा 11 में मैंने आपको पढ़ाया था। तो जो जिस काम की मॉनेटरी वैल्यू है, जिसका किसी अर्थव्यवस्था में पैसे दिए जा रहे हैं, उसी को श्रम बोला जाता है। घर में महिला काम कर रही है, रोटी बना रही है सारे बच्चों के लिए, सारे परिवार के लिए, उसको हम श्रम नहीं बोलते हैं। ऐसे ही क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हमारे ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ जो अर्थशास्त्र पढ़ने वाले लोग हैं, अर्थशास्त्री वो लोग बहुत दुष्ट हैं, ऐसा नहीं है। हमें चीजों को पढ़ना रहता है और उन चीजों को पढ़ने के लिए हम नए शब्द बनाते चले जाएंगे तो भी बहुत समस्या होगी। तो शब्दों को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करना होता है। जैसे फिजिक्स में है, फिजिक्स में आप वही होता है कि वहां पर भी जो वर्क की डेफिनेशन आती है उसमें आता है कि आपने जिस दिशा में बल लगाया और उसी दिशा में विस्थापन हुआ, तब आप उसको कार्य मानते हैं। आप बल किसी और दिशा में लगा रहे हैं, विस्थापन किसी और दिशा में हो रहा है, तो उसको हम कार्य नहीं बोलते। 90 डिग्री पर अगर हो जाता है तो बिल्कुल जीरो कार्य हो जाता है, जबकि कोई तो थक जाएगा। ठीक है, जैसे कोई कुली है, सिर पे भार लेकर के चल रहा है और चलता जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये तो उसमें कार्य नहीं मानते हैं, कि कार्य तो कुछ भी नहीं हुआ। तो जो आम तौर पर हम लोगों का जीवन होता है उसमें हम शब्दों की जो परिभाषा लेकर के चलते हैं, और किसी विषय को पढ़ने में जो परिभाषा होती है उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है, क्योंकि विषय में हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीजों को पढ़ना चाह रहे होते हैं और इसीलिए उन शब्दों का उस कॉन्टेक्स्ट में क्या अर्थ है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अच्छा, तो अब यहां पर समझ लीजिए कि जो प्रतिस्पर्धा रहित का मतलब है, ऐसा नहीं कि वहां पे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, सब लोग आराम से बैठ करके चिल कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का भी क्या मतलब था वो हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था, उसी को रिवाइज करते हुए ही हम कनेक्शन बना करके इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्या क्या कंडीशंस थी? जो हमारा एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार हुआ करता था, जिसको हम लोग बोलते थे परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्या बोलते थे? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या चीजें होती हैं? चार हम लोगों ने कंडीशंस लिखी थी। पहली कंडीशन होती है कि बहुत सारी फर्म्स हैं। क्या है? बहुत सारी फर्म्स हैं और बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, यानी कि फर्मों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और उपभोक्ताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। फर्म्स को हम लोग हिंदी में भी फर्म बोल देते हैं और इसलिए फर्मों भी बोलते हैं, वो चलता है। मतलब क्या हुआ इसका? कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री जिसमें 1 लाख फर्म्स हैं, सारे लोगों की 1 लाख दुकानें हैं, सारे ऐसे मान लीजिए किराना की दुकानें हैं, 1 लाख दुकानें एक लाइन से। ठीक, अब उन सारी दुकानों में पूरे बाजार में जो सामग्री बेची जा रही है उसमें किसी एक दुकान का हिस्सा तो बहुत ही छोटा है, वो एक दुकान प्राइस भी चेंज नहीं कर पाएगी, तो सारे लोग का प्राइस टेकिंग बिहेवियर हो जाता है। जो भी कीमत निर्धारित है पहले से ही बाजार में, वो उपभोक्ताओं को भी और फर्म को भी लेनी पड़ती है। उपभोक्ता बहुत सारे होने का मतलब क्या होता है कि अगर बहुत सारे उपभोक्ता हैं, ठीक है, 1 लाख दुकानें थी, 1 करोड़ उपभोक्ता है, अब उसमें आप अकेले हो, आप बोल रहे हो नहीं 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 हमें तो ये सस्ते में चाहिए, सारे लोग एक रेट पे खरीदने के लिए तैयार हैं। आप अगर सस्ते में चाहोगे तो आपको कोई देगा ही नहीं कि इससे कम में दे दो। क्यों? क्योंकि आप नहीं ले रहे हो तो बाकी लोग तो ले ही रहे हैं। तो होता क्या है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन की पहली कंडीशन का जो अर्थ है वो ये है कि बहुत सारे फर्म्स हैं, बहुत सारे उपभोक्ता हैं, जिससे कि पूरे बाजार की तुलना में आपका साइज नगण्य है। पूरे बाजार में जितनी फर्म्स है उसकी तुलना में अगर आप निकल जाते हो, पूरे बाजार का जो साइज है, तो आप नगण्य हो। एक फर्म पूरे बाजार में जितने उपभोक्ता हैं उसकी तुलना में अगर आप भी निकल जाओ तो भी बाजार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है पहली बात। दूसरा assumption क्या आता है? पहले से ही रिलेटेड है। दूसरा assumption होता है कि सारे लोगों को फ्री एग्जिट और फ्री एंट्री, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट। मतलब क्या है कि भाई जिसको भी कोई उत्पादन शुरू करने का मन हुआ कि अरे यार ये एक बात सेगमेंट है, इस सेक्टर में चलते हैं और इस सेक्टर में फायदा हो सकता है, किसी को भी आना है कोई भी आ जाओ, किसी को लग रहा नहीं आ रहा नुकसान हो रहा है तुरंत निकल लिए। कोई बैरियर्स टू एंट्री नहीं है, ना ही एग्जिट है। आपने उत्पादन जब करना है करो। अभी एग्जिट में भी बैरियर्स होते हैं, कई लोग सोचते हैं कि यार हाँ बाजार में घुसने में तो कई बार लाइसेंस है, कई तरह की चीजें होती हैं। ऐसे ही एग्जिट करने में भी कई बार होता है कि आपके पास इतने कम से कम इतने एम्प्लॉइज हैं, तो आपको बाहर निकलना है तो आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि इतने सारे लोगों का आप बेरोजगार कैसे बना सकते हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर हम लोग क्या मानते हैं कि कोई भी फर्म आ सकती है, जा सकती है। ठीक, अच्छा, ये दूसरा हमारा assumption था। कब? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में। तीसरा होता है कि जितनी भी फर्म्स है ना, जितनी भी हैं, वो एकदम एक जैसा प्रोडक्ट बना रही है, एकदम आइडेंटिकल है। मतलब
क्रिकेट की बॉल है तो सारी जितनी भी फर्म्स है सब एक जैसी बॉल बना रही है। जितनी भी दुकान अगर बेच रही है किसी कोई इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री में सारी दुकान एकदम एक जैसा सामान बेच रही है, एकदम एक जैसे पैसे पर, कोई अंतर नहीं है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल। अच्छा, रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? क्रिकेट की बॉल बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना, अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरह की बॉल बनाती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है, ठीक। ऐसे ही साबुन बनाने की कंपनीज है, कितने सारे ब्रांड्स दिखते हैं हमें, सबका नाम अलग अलग होता है, रियल लाइफ से दूर है। लेकिन यहां पर ये मानते हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, और अगर कोई डिफरेंस नहीं होगा तो आपसे सामान खरीदें या किसी और से खरीदें या किसी और फर्म का खरीदें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे की पूरी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होती है। क्या होती हैं? पूर्ण स्थानापन्न। आप कहीं से भी खरीद लो, एग्जैक्टली रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए दो मार्कर्स हैं, अलग अलग कंपनी के हैं, तो आप ये मार्कर अगर नहीं खरीदो तो दूसरे का खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट नहीं है। आप इससे जो काम कर पा रहे थे उससे भी वही कर पा रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं है, अंतर है। जैसे मान लीजिए कोई भी है, i20 गाड़ी लेनी है या फिर स्विफ्ट लेनी है, ठीक है, तो मारुति सुजुकी की स्विफ्ट है और हुंडई की i20 है। अब i20 और स्विफ्ट में बोलना है कि हाँ एक ही प्राइस रेंज में लगभग, और बहुत सारी चीजें बहुत सिमिलर हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, ऐसा बोला जा सकता है। बहुत ज्यादा क्लोज तो नहीं है, बट काफी सारे मैनर्स में क्लोज भी हैं। लेकिन आप सोचो कि नहीं नहीं, एक सारी ही कंपनी स्विफ्ट ही बना रही है, जितनी भी है, ये भी स्विफ्ट बना रही है, ये भी स्विफ्ट बना रही है, सिर्फ स्विफ्ट है दुनिया में और कोई गाड़ी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तब हम उसको बोलेंगे कि ये इस इंडस्ट्री में परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक। अच्छा, ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या हुई? चौथी बात हुई पूर्ण जानकारी होती है फर्म्स को भी और जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको भी। किस बारे में? सारी फर्म्स को जानकारी है कि इनपुट कॉस्ट कितनी है, जो चीज उनको भी तो सामान खरीदना पड़ता है बनाने के लिए, अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी कार ही बना रहे हैं तो उनको बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, फिर मजदूरों को सैलरी देनी पड़ेगी, वो सारी चीजें को उनके बारे में पूरी जानकारी है। ऐसे ही जो आउटपुट निकालेंगे उसको कितने में बेचना है इसकी पूरी जानकारी है। सारे कंज्यूमर्स के बारे में पूरी जानकारी है। ऐसे कंज्यूमर्स को सारी फर्म्स के बारे में जानकारी है, कौन कितना आउटपुट निकाल रहा है, कितनी कॉस्ट है, कहां पर अवेलेबिलिटी है, सब कुछ पूर्ण जानकारी का अजम्पशन है। ये सारी बात हम लोग अपने 4th चैप्टर में कर चुके थे, तो अभी तक रिपीट क्यों किया? रिपीट इसलिए किया क्योंकि इसी से पूरी तरह से लिंक्ड है हमारा 6th चैप्टर। और 6th चैप्टर में हमारे ये जो अजम्पशन है दूसरा क्या है? बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट नहीं है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, लेकिन अगर बना दिए गए, क्या कर दिया गया? आराम से स्वतंत्रता नहीं है। अगर आपको सेक्टर में आना है तो स्वतंत्रता नहीं है, जाना है तो स्वतंत्रता नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आपने ये बना दिया तो इसी से मतलब ये अजम्पशन जो था, जो हमारी ये मान्यता थी, इसको अगर हमने निरस्त कर दिया कि फर्मों को उत्पादन शुरू करने और बंद करने की स्वतंत्रता है, नहीं है स्वतंत्रता, नहीं कर सकते, ये हो गया अब, ठीक। तो इन्हीं में से हम एक एक अजम्पशन को हटाएंगे, वहां से देखेंगे कि क्या हो जाएगा। तो जब हम इस अजम्पशन को हटाएंगे तो क्या होगा वास्तव में? फिर क्या फर्मों की संख्या बहुत ज्यादा रह पाएंगी? सोचिए, नहीं रह पाएगी, फर्म्स हो जाएंगे कम। क्यों? क्योंकि कोई भी मुंह उठा करके नहीं आ सकता, आपको ये बनाना नहीं आ सकते, ठीक। तो ऐसी स्थिति में अभी तो जिसको भी आना आता चला जा रहा है, फर्म्स की संख्या कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। कुछ फर्म्स बचेंगी जो कंपीट कर पा रही होंगी। जैसे इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है। अब टेलीकम्युनिकेशन में हम लोग मोबाइल से कॉल करते हैं, डेटा यूज करते हैं, तो पहले कौन कौन सी कंपनीज थी? BSNL था, MTNL था, आइडिया था, वोडाफोन था, एयरटेल था, एयरसेल था, धोनी ऐड किया करते थे उसका, और टाटा क्या भी आया था, मुझे टू 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 ऐसा करके कुछ याद नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा, टाटा डोकोमो, तो डोकोमो आया था, और एक टेलीनॉर आया था। ऐसे बहुत सारी कंपनीज आ चुकी थी, और फिर भी वो उसको हम परफेक्ट कंपटीशन नहीं बोल सकते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, उसमें और कंसोलिडेशन होता जा रहा है। कंसोलिडेशन मतलब संख्याएं कम होती आ रही है कंपनीज की। अभी एयरटेल है, जियो है, ये बड़ी कंपनीज रहेगी। BSNL काफी छोटा हो चुका था, वोडाफोन आइडिया मिलने के बाद भी स्ट्रगल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ गया था। तो जब ऐसा सेक्टर बन जाए जिसमें किसी भी कारण की वजह से, नॉट नेसेसरी लाइसेंस, तो कई बार ऐसा होता है कि कॉस्ट इतनी बड़ी होती है, इतना बड़ा आपको सेटअप करना पड़ता है कि उसमें बहुत ही कम लोग एंटर कर पाएंगे। तो जब बहुत कम लोग रह जाते हैं, कोई फिक्स संख्या नहीं है, 4, 5, 6, 7 इतने लोग हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑलिगोपॉली। क्या बोलते हैं? ऑलिगोपॉली, अल्पाधिकार। हिंदी में ट्रांसलेशन अच्छा नहीं है, दुर्भाग्य है, क्योंकि इकोनॉमिक्स विषय का जो डेवलपमेंट हुआ है वो काफी हद तक बहुत नया विषय है, अभी भी डेवलपमेंट चल ही रहा है बहुत अच्छे से, वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ है। तो हम लोग इंग्लिश टर्म्स को यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, हिंदी में भी हम लोग यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं वो भी लिख करके दूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए जब ये कंडीशन नहीं होगी तो ये वाली कंडीशन भी फेल कर जाएगी, और यानी कि पहली और दूसरी जब कंडीशंस हट जाएंगी तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है अल्पाधिकार। जो मार्केट मिलेगा, जो मार्केट स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम लोग बोल देते हैं अल्पाधिकार, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑलिगोपॉली। क्या बोलते हैं? ऑलिगोपॉली। अच्छा, इसमें क्या हुआ? इसमें ऐसा हुआ कि बहुत सारी फर्म्स थी,
खत्म होती चलेगी, खत्म होती चलेगी। क्यों? क्योंकि फ्री एंट्री नहीं रही। अब सब लोग जिसको मन आ रहा है वो नहीं कर सकता है, बहुत सारे कारण। लाइसेंस आपको मिलना है तो आप नहीं आ सकते, कि सरकार ने बोल दिया नहीं हम 3 ही कंपनी को लाइसेंस देंगे, बाकी देंगे ही नहीं, तो 3 ही फर्म्स रह पाएंगी, बाकी रह ही नहीं पाएंगी। दूसरा क्या हो सकता है कि इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं। मुकेश अंबानी जी का एक इंटरव्यू है जिसमें पहले ऐसा एस्टिमेटेड था कि जियो में 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, और वहां पे क्रेडिट करके बोलते हैं कि 1.5 लाख का नहीं, 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है जियो को लाने के लिए। तो 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी कि हर आदमी तो कर नहीं सकता। यानी कि अगर आपको किसी अब मैं सोचूं कि मैं भी भारत में ऐसा करता हूं कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, कर ही नहीं सकता। उसमें जितने पैसे की जरूरत है वो बहुत ही कम लोगों के पास है, उस तरह का अरेंजमेंट बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। तो वो भी एक तरह से क्या हो गया, बैरियर्स टू एंट्री हो गए, आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत ही कम कंपनीज बचती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बहुत ही कम कंपनीज या फर्म्स हैं। कंपनी नहीं बोलना चाहिए नॉर्मली इस तरह के पढ़ाने के टाइम पर, क्योंकि फर्म का मतलब क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, अकेला भी मालिक हो सकता है, वो भी काम कर रहा हो, है ना, पार्टनरशिप भी हो सकती है। कंपनी क्या होता है, एक स्पेशल तरह का व्यवसाय होता है जो हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा था, किसमें, बिजनेस स्टडीज में। तो आप समझिए कि अल्पाधिकार हो जाता है जब कम लोग बचते हैं। अब इसी में हम लोग थोड़ा और एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि भाई एक ही कंपनी काम कर पा रही है, और भी लोग एलिमिनेट होते चले गए, और भी लोग चले गए, हट गए। किस वजह से? क्योंकि फ्री एंट्री और एग्जिट बिल्कुल नहीं रहा। और मान लीजिए किसी देश में बोला कि नहीं हम एक ही कंपनी बनाएंगे और सरकार एक ही लोग को लाइसेंस देगी, तो एक ही कंपनी रह गई। तो जब एक ही कंपनी रह गई या एक ही फर्म रह गई, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं एकाधिकार। क्या बोलते हैं? इसी का और एक्सट्रीम वर्जन हो जाता है। अभी तो उसमें 4-5 कंपनीज थी, फिक्स नंबर नहीं है लेकिन कम थी, ठीक है। तो जब 5-6 लोग ही पूरे मार्केट को राज कर रहे हो प्रोडक्शन वाली साइड से, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑलिगोपॉली। और इसी का और एक्सट्रीम चले जाते हैं तो हम लोग उसको बोल देते हैं एकाधिकार। और एकाधिकार को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मोनोपोली। मैं छोटा था तो एक गेम खेला करते थे हम लोग, व्यापारी क्लब, है ना, हिंदी में चलता था व्यापारी क्लब, मुझे बहुत मजा आता था। और उसी का इंग्लिश वर्जन होता है मोनोपोली। तो कभी वो भी आप लोगों ने शायद कुछ लोगों में से खेला हो। तो मोनोपोली भी होता क्या है कि एक ही कंपनी रह गई है और उसमें मोनोपोली बनाने की कोशिश होती है कि हाँ हमारे एकाधिकार हो गया, हम ही सब कुछ रूल कर रहे हैं, और वही गेम जीत जाता था, ठीक। तो ऐसे ही मोनोपोली क्या होती है कि जब एक ही कंपनी बची। आगे बात समझ में? अब क्या हुआ, ये जब 2 अजम्पशन हटाए थे तो हमें एक बार ऑलिगोपॉली मिल रही है, और वही अजम्पशन और एक्सट्रीम हो गया कि कोई भी और फर्म रहेगी नहीं, एक ही रहेगी, तो क्या हो जाएगा, मोनोपोली बन जाएगी। अच्छा, अब क्या करते हैं, तीसरा अजम्पशन क्या था हमारा, कि सभी फर्मों का उत्पादित निर्गत जो है, जो आउटपुट है, वो एकदम एक जैसा है, ठीक। सारे लोग एक जैसी क्रिकेट बॉल बना रहे हैं, सारे लोग एक ही जैसा मोबाइल बना रहे हैं, सारी कंपनी एकदम एक जैसी कार बना रहे हैं, सारे लोग एकदम एक जैसा मार्कर बना रहे हैं। ये रियलिटी तो होती नहीं है। रियलिटी क्या होती है कि आपको स्मार्टफोन चाहिए तो बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में, चाइनीज कंपनी बहुत सारी है, एमआई है ना, रेडमी है, वीवो है, ओप्पो है, सब चाइनीज कंपनीज है, सैमसंग है, आपका साउथ कोरियन कंपनी है, फिर सोनी है, जापानीज कंपनी है, माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी है। तो ये सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, अपना अपना मोबाइल लेकर के आ रही है जो बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। आपको लगता है इस मोबाइल में तो वही है, इसमें भी तो वही है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस तो आपको वही मिल रहे होते हैं। गूगल जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे लोग हैं जो अपने एप्लीकेशन और सर्विसेज दे रहे हैं, वो तो सारे मोबाइल्स में आपको लगभग मिल जाएगा। तो आप देखते हो बहुत क्लोज है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन पूर्ण प्रतिस्थानापन नहीं है। पूर्ण स्थानापन का मतलब क्या होता है, एकदम सेम। ऐसा तो नहीं कि आपने वीवो का फोन लिया और सोनी का फोन लिया तो आपको लगेगा एकदम एक जैसा है, ऐसा तो है नहीं। तो क्या करोगे आप, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स देखते हो, काफी क्लोज है, लगभग आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सोचता है कंज्यूमर कि यार ये भी देखो 7,000 रुपए का फोन मिल रहा है और ये भी 7,100 का है, लेकिन इसमें ये फीचर ज्यादा है। अब वो पैसा ज्यादा मैटर करने समझ रहे हैं कि उसको लगता है ये 100 रुपए क्यों महंगा है, इसमें तो ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में भी प्राइसेस लगभग वो बराबर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब हम लोग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं, बहुत सारी कंपनीज है, मोबाइल बनाने वाली इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, लावा बहुत सारी है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हम लोग इसको बोल देते हैं इस तरह का मार्केट जिसमें बहुत सारी कंपनीज हैं लेकिन एग्जैक्टली एक जैसा प्रोडक्ट नहीं बना रही हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स भी हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं, यानी कि ये वाला असम्पशन गायब हो गया, एक दूसरे का स्थानापन्न नहीं रहा, लगभग सब्स्टिट्यूट्स हो गया, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, लगभग क्या हो गया, स्थानापन्न, यानी कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बोल देते हैं इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं इसको एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। तो ये 3 नए तरह के मार्केट्स निकल कर के आए जो पूरी तरह से कंपटीशन, पूर्ण प्रतिस्पर्धी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की परिभाषा थी उसमें ये 4 चीजें थी। इन 4 में से जब दूसरी चीज गायब होने लगी तो पहली चीज भी गायब होने लगी, क्योंकि दूसरा और पहला असम्पशन काफी रिलेटेड है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अल्पाधिकार बनने लगा, और जब एक की फर्म रह गई तो हमारा मोनोपोली बन गया। तो ये क्यों हो गया, ये नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स क्यों हैं? क्योंकि इसमें जो कंपटीशन मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट है, उसकी कंडीशंस
डाइल्यूट हो जा रही हैं, उसकी कंडीशंस हट जा रही हैं। तो जब ये दोनों कंडीशंस एक तरह से हटी तो ये दोनों मार्केट्स मिल गए। जो हमने ये वाली कंडीशन हटाई तो हमें क्या मिला? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। तो अब इन्हीं सारे बाजारों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे अपने आगे वाले चैप्टर में। ये बेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लगता है कि समझ में नहीं आता, ऐसे हम एक एक चीज रटते चले जाते हैं, अच्छा ये होगा तो ऐसा होगा, क्यों होगा ऐसा वो नहीं समझ में आता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।